ठीक है, ये तुमको 12th क्लास अपना एग्जाम में भी तुमको हेल्प करेगा, अभी जो एग्जाम होगा। तो जब तक तुम्हारा एग्जाम चल रहा है हम 11th क्लास का अब नहीं पढ़ाएंगे, जिससे कि तुम्हारा 12th क्लास का जो एग्जाम के समय फिर तुमको लगेगा कि 11th क्लास का पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो उससे अच्छा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये जो एसी वेसी है ये सब चीज पढ़ा देंगे, जिससे कि इसमें तुमको ज्यादा और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका वगैरह सीख। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीक में, और जब तक तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, शायद अगर अगर अगले वीक भी चलेगा तो ये दोनों वीक हम लोग बस 12th क्लास वाला सिलेबस खींच लें। ठीक है? यस सर। तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक है कुशल? स्कूल वाला एग्जाम हो रहा है ना तुम्हारा? नहीं सर, क्या नहीं हो रहा। स्कूल में एग्जाम नहीं हो रहा है? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक सेकंड सर। सो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एग्जाम्पल्स हैं जो इन चैप्टर एक्सरसाइज में, इन चैप्टर जो चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, उसके बाद फिर बाद के एग्जाम्पल्स करेंगे। So figure 38.2 shows a conducting loop placed near a long straight wire carrying a current I as shown. So if the current increases continuously, find the direction of the induced current in the loop. तो अभी देखो ये जो करंट है इसको भूल जाओ। ठीक है, अभी इसमें जो करंट है ये क्या कर रहा है कि करंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। इस करंट के वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो भाई राइट हैंड थंब रूल करते हैं भाई, फिंगर अपना जो थंब है करंट के डायरेक्शन में लो और फिंगर्स को कर्ल कराओगे तो ये जो लूप है लूप के अंदर अंदर के तरफ जा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है करंट की वजह से? सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। है ना? करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इसके वजह से क्या होगा, अब क्या है कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो विल ऑल्सो इंक्रीज। सो पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying conductor. So magnetic field due to current carrying conductor is going inside the plane of loop. ठीक है? So अब as magnetic field increases, sorry, as current increases, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो फ्लक्स थ्रू द लूप also increases. So flux through the loop also increases. अब जब फ्लक्स भी इंक्रीज कर गया तो उसके वजह से क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो फ्लक्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। मतलब इंड्यूस करंट के वजह से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस। सो बाय लेंजेस लॉ flux due to induced current will be directed outside the plane
भाई जब अंदर के तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो बाहर के तरफ इंड्यूस, मतलब बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके वजह से। तो बाहर के तरफ लाने के लिए करंट किधर फ्लो करना होगा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज hence direction of induced current is outside the plane of paper. क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. तुमसे पूछ रहे थे कुशल कि तुम्हारा एग्जाम हो रहा है इस बारी अभी हाफ ईयरली? सर हम नहीं, हमारे एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट दे दिया हमको एग्जाम की जगह, क्योंकि बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत चीटिंग वीटिंग होगी। तो हाँ सही बात है ना, ऑनलाइन हाँ, क्या ही मतलब टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है ऑनलाइन। यस सर, यस सर। तो इसलिए हमको उसकी जगह हमको असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं हर सब्जेक्ट के, तो अभी वो करने पड़ रहे हैं मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो बढ़िया है, एग्जाम का कम से कम चक्कर नहीं है। अन्वेषा आपके एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? तो अभी हमें हाफ ईयरली के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। अच्छा अच्छा, आपका स्कूल कौन सा है? समरविल नोएडा। कौन सा नोएडा? समरविल स्कूल नोएडा। समरवेल। अच्छा, उसमें एग्जाम के बारे में नहीं बताया। चलो ठीक है, तो तुम भी अपना पढ़। तो अभी हमारे तो यूटी खत्म हुए, यूटी। अच्छा, अभी हम लोग लेकिन तुम्हारे स्कूल में कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, किस चैप्टर पे? तो हमारे स्कूल में अभी तो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट खत्म हुआ है जस्ट। हम लोग अब चलिए। उन्हें एसी और डीसी कंडक्टर शुरू करवाना है। अच्छा ये तुम्हारा कहाँ चल रहा है उर्जित? सर एसी खत्म हो गया है, एग्जाम के बाद से ऑप्टिक करेंगे अच्छा, और वेव्स। हाँ हाँ, वेव्स तो नहीं है, ऑप्टिक्स है 12th क्लास में, वेव्स 12th क्लास में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, ईएम वेव्स तो यस। एक तो दूसरा चैप्टर है, 4-5 पढ़ने का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो तुम्हारा एग्जाम 14 से शुरू है ना, 14 से शुरू है ना? यस सर। चलो हम लोग का भी ऑल्टरनेटिंग करंट देखो इस वीक में कहाँ तक खिंच पाता है। लास्ट का अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो मतलब मेजर पोर्शन तो हम लोग कर लेंगे, जो कि तुमको एग्जाम में ये करेगा। एक आध लेक्चर अगर बचेगा भी तो उसका नोट्स हम दे देंगे, एक बार पढ़ लेना। एसी नहीं दे रहे एग्जाम में। नहीं दे रहे? चलो नहीं बच, सर। तो बच गए फिर हम लोग, है ना? हाँ, तो एसी किसी के नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग क्यों, तो उससे अच्छा रिवीजन कर ले। चलो देख लेंगे, हम बात कर लेंगे क्लास में बाकी, ठीक है ना? तो तुम्हारा ही बस एग्जाम हो रहा है, तो तुम बताओ 11th क्लास का करेंगे तो तुमको कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, मतलब ऐसा? चैप्टर्स कौन से करेंगे? रोटेशन करेंगे ना इसके बाद, मतलब जैसे नेक्स्ट सैटरडे को जो आएगा उसमें रोटेशन वाला आएगा। थोड़ा सा पहले ये जो आईआईटी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ये खत्म कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन है बचा हुआ सेंटर ऑफ मास वाला, उसके बाद रोटेशन वाला चैप्टर करेंगे। रोटेशन तो सीखना था सर। चलो तो फिर इसी को करेंगे और थोड़ा रिवीजन कर लेंगे जब तक कि तुम्हारा हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, तो 11 या तो 11th का एक खत्म कर लेंगे ये वाला सेंटर ऑफ मास वाला, और उसके बाद फिर 12th वाला रिवीजन ही कर लेंगे। तुम लोग का थोड़ा वो सब उतने अच्छे से हुआ नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी सब तुम लोग का थोड़ा वीक ही लग रहा है, थोड़ा उस पर वर्क कर लेंगे, एग्जाम में भी हेल्प कर जाएगा। ठीक है सर। चलो इसको करते हैं, ये वाला हो गया क्लियर सबको, आगे बढ़े हैं इस पे। यस। नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। कह रहा है फिगर इन दिस फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर लूप MNOP। तो हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है MNO और P, ठीक है? सो फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ MNOP being pulled out of a magnetic field with a uniform velocity v by an external force F.
तो इसको मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग बाहर की तरफ खींच रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स f। तो हम लोग एक फोर्स f लगा रहे हैं और इसको v वेलोसिटी से बाहर खींच रहे हैं। द लेंथ mn इज इक्वल टू l एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज r। सो लेंथ, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ mn का, वो लेंथ l है, ठीक है। और इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r। अब कह रहा फाइंड द करंट इन द लूप। तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BL into V होता है, राइट। सो इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट, तो हम लोग को जो देखो ये वाला जो अब कौन किस में करंट इंड्यूस होगा, ये वाला सर, तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, यही तीन मैग्नेटिक फील्ड में है। ये वाला कंडक्टर तो OP जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, देखो यहीं तक है मैग्नेटिक फील्ड। तो OP मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो उसमें तो ऐसे भी करंट इंड्यूस नहीं। तो अब बच गया ये MN, MP और NO। अब ये जो दोनों हैं NO और MP, इनका जो लेंथ है वो लेंथ जो है वेलोसिटी के अलोंग ही है। तो लेंथ अगर वेलोसिटी के अलोंग ही है तो इसके इन दोनों में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। सो EMF इंड्यूस किस पे होगा, उसी लेंथ पे जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी अगर लेंथ के परपेंडिकुलर होगा तभी फिर ये EMF इंड्यूस होगा इस पे। तो MN पे ही बस EMF इंड्यूस्ड होगा। सो EMF induced in NO and MP is equal to 0. EMF induced in MN is equal to BLV, ठीक है। V इसका स्पीड हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया और L लेंथ हो गया। नाउ अब आपको कह रहा है कि करंट इंड्यूस्ड आपको निकालना है, फाइंड द करंट इन द लूप। सो इंड्यूस्ड करंट is equal to E by R. So induced current I is equal to E by R, which is BLV divided by R. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारा A पार्ट है। B पार्ट कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। अब जब इसमें करंट ही नहीं है, इसमें भी करंट ही नहीं है, मतलब बेसिकली करंट कह रहे हैं, जो करंट इंड्यूस होगा, अब हम लोग जो उसमें इसके वजह से जो फोर्स होता है करंट के वजह से, मान लो अब इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर हम देखें, सो ये देखो इसको हम लोग दोनों से कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं, और या फिर ये डायरेक्शन भी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, फोर्स इस तरफ है, तो करंट ऊपर के तरफ होगा, मतलब MN के तरफ होगा। और अगर लेंजेस लॉ से इसको समझो तो ये है कि भाई इसका जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, फ्लक्स कम होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सके। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन इंक्रीज हो सके। दोनों मेथड समझ में आया? यस सर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल करेंगे तो फील्ड अंदर जा रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर के तरफ है। और अगर हम लोग लेंजेस लॉ को देखें तो लेंजेस लॉ से इसका जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ लूप जा रहा है, तो एरिया देखो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जा रहा है। एरिया कम होता जा रहा है तो उसके वजह से फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस करेगा, तो जो डिक्रीज इन फ्लक्स है उसको वापस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज को अपोज करेगा, तो इंक्रीज करेगा, तो वो करंट जो है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिससे
उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ प्लेन के इंक्रीज कर सके। सो कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप हम लोग को निकालना है। तो अब देखो करंट जब इसमें इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे करंट ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है IL क्रॉस B होता है। करंट ऐसे है, इस तरफ जा रहा है और B अंदर के तरफ है, तो I क्रॉस B करोगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के तरफ लगेगा इस डायरेक्शन। करंट इधर है, B इनसाइड द प्लेन है, I क्रॉस B करो, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, तो I क्रॉस B में करंट इधर जा रहा था, क्रॉस B करोगे फोर्स ऊपर के तरफ लगा। उसी तरह यहाँ पे देखोगे करंट इधर है, तो I क्रॉस B करोगे, I इधर जा रहा था, क्रॉस B करोगे फोर्स नीचे के तरफ होगा। तो करंट ये हो गया और फोर्स ये डायरेक्शन हो गया। तो ये F2 और इधर जो फोर्स है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि जितना लेंथ यहाँ पे इसके अंदर है, ये देखो सेम लेंथ है, करंट तो दोनों में सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, और L जितना लेंथ इसका इसके अंदर है, IL क्रॉस B करते हैं वो सेम इसके भी अंदर है, तो दोनों फोर्स बराबर होगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बच गया फोर्स इस पे, करंट इधर है राइट, तो इस पे I क्रॉस B करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो आपको निकालना मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। सो B पार्ट F इज इक्वल टू ILB होता है। तो अब हमारे पास जो करंट इंड्यूस्ड है हमें पता है BLV/R है, इसको लेंथ L और B से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज इक्वल टू B² L² V/R हो जाएगा। ये एक फोर्स हो जाएगा इसमें, मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स F नीडेड टू मेंटेन द वेलोसिटी, तो हम लोग को बिकॉज फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम लोग को एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जो कि इसके बराबर हो, तभी तो इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू द फोर्स। So external force, तो ये F1 कर रहा है, external force F should be equal to F1 so that the loop moves with uniform velocity. So external force F should be equal to F1 so that the loop moves with uniform velocity. So हमारा जो external force, अब देखो B² L² V/R, ये हमारा external force होगा। D पार्ट द पावर डिलीवर्ड, पावर कितना होता है F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो B² L² V/R इंटू V कर देंगे तो ये हो जाएगा B² L² V²/R हो गया। E पार्ट में हम लोग को कह रहा है द थर्मल पावर डेवलप्ड, थर्मल पावर, देखो ये क्या है पावर F, so external force F needed to maintain power delivered by force, तो external force क्या पावर डिलीवर कर रहा है, इतना डिलीवर कर रहा है। थर्मल पावर हम लोग को पता है क्या होता है, I²R होता है, ठीक है। सो थर्मल पावर इज इक्वल टू I²R, तो करंट I जो है हमारा BLV/R है, इसका होल स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा हमारा B² L² V² अपॉन R² इंटू R, ये कैंसिल करेंगे, एक R बचेगा, B² L² V² डिवाइडेड बाय R। सो ये थर्मल पावर है। तो तुम एक चीज देखो, नोट करो, ये जो थर्मल पावर है ना, B² L² V² बाय R, जो पावर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं
वो पूरा थर्मल पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी साबित कर रहा है। एनर्जी कंजर्व्ड रह रहा है। लिख लिया सबने? सर लिख रहा हूँ। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एन एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 0.2 वोल्ट appears in a coil when the current is in it is changed from 5 ampere in one direction to 5 ampere in the opposite direction. So in 0.2 seconds find the self inductance of coil. So देखो induced EMF induced EMF E is equal to minus L di upon dt. ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जहां पे L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ L इंटू डी आई। कह रहा है कि 5 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 5 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे डी आई, तो दिस इज -5 हो जाएगा बाई डी टी 0.2। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो I2 माइनस I1 करेंगे। I1 जो करेक्ट डायरेक्शन है, ऑपोजिट माइनस माइनस ये हो गया। वैसे तो हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना था तो सीधे एल डी आई बाई डी टी करके भी कर सकते थे, वहां पे ये साइन वाइन का नहीं होता प्रॉब्लम। तो ये 0.2 इज इक्वल टू L इंटू 10 बाय 0.2। So 0.2 into 0.2 divided by 10 is equal to L. So जो L का वैल्यू होगा that will be equal to 4 into 10 to the power minus 3. 4 into 10 to the power minus 3 Henry. So this is 4 millihenry. क्लियर है बच्चों? लिख लिया ना? यस सर। Next, consider a circuit shown in figure 38.8. The sliding contact is being pulled towards right so that the resistance of the current is increasing. तो इसको राइट के तरफ पुल करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस the current in inductor decreases. अब करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा।
its value at the instant shown is 12 ohm. ठीक है. Will the current be more than 0.5 ampere or less than it at this instant? अब देखो हम लोग को पता है बिकॉज करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे. इंड्यूस करंट जो है इसको बिकॉज यहाँ पे देखो आर बढ़ा रहे हो तो करंट डिक्रीज होगा. करंट डिक्रीज होगा राइट. तो ये जो डिक्रीज है उसको इंक्रीज करना चाहेगा. इंक्रीज करने के लिए इसका जो ये है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर हम लोग इसका जो केवीएल लिखते हैं तो ये हमारा जो ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी होता है. सो दिस इज ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस एल डी आई बाई डी टी. और ये करंट जो है इस डायरेक्शन में करंट के अलोंग जा रहे हैं माइनस आई आर. माइनस आई आर इज इक्वल टू 0. सो इससे आ जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई माइनस एल डी आई बाई डी टी. ठीक. सो इससे हमारा आ जाएगा I is equal to E minus L di by dt divided by R. अब E का वैल्यू है 6 वोल्ट माइनस ऑफ L di by dt. तो कोई भी तुम देखो di by dt क्या आ रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है. तो जो L di by dt है वो जो है नेगेटिव होगा. सो एज current I is decreasing, di by dt is negative. तो di by dt नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो जाएगा. तो 6 माइनस एल डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन 6. ये पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर दे रहे हो ना. माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी मतलब डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ये 6 प्लस समथिंग हो गया तो 6 से बड़ा हो गया. 6 से बड़ा हो गया और इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है राइट. तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय दिस 12 सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0.5 ओम. क्लियर है. ये जो क्वांटिटी है 6 बाई 12 0.5 होता है. ये जो पूरा क्वांटिटी है 6 माइनस एल डी आई बाई डी टी ये 6 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि डी आई बाई डी टी नेगेटिव. क्लियर है बच्चों. क्लियर है बेटा. यस सर. लिख लो. लिख लिया आप लोगों ने. यस सर. अब देखो an inductor and resistor and a battery are connected in series. ठीक है. Find the time constant. तो हमारे पास एक बैटरी है, एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है. इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. तो इससे अब कह रहा है पहला वाला पार्ट कह रहा है फाइंड द टाइम कांस्टेंट. एल का वैल्यू 20 मिली हेनरी, आर का वैल्यू 100 ओम.
टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू L बाय R होता है. So L is 20 millihenry, मतलब 20 into 10 to the power minus 3 by R is 100. So this is 2 into 10 to the power minus 4 seconds. या इसको 0.2 milliseconds भी कह सकते. बी पार्ट में कह रहा है आपको द मैक्सिमम करंट. ठीक है, तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू E बाय R. Ten by 100. This is 0.1 ampere. अब कह रहा है द टाइम elapsed before the current reaches 99% of the maximum value. तो basically I is equal to I naught into 1 minus e to the power minus t by tau. Okay. So I naught is the maximum value. अब I कह रहा है ये कितना 99% of the maximum value आ जाए, मतलब 0.99 I naught is equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau, 0.2 millisecond. अब ये देखो, ये I naught कट गया. So this will be e to the power minus t by 0.2 millisecond is equal to 1 minus 0.99, 0.01 हो गया. So इससे e to the power t by 0.2 is equal to 1 by 0.01, 100 हो गया. हमने क्या किया, इधर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया बेसिकली. तो उससे वन बाई टू द पावर इज 1 बाई 0.0. एक मिनट उल्टा कर दिया. सो ये हो गया 1 बाई ई टू द पावर टी बाई 0.2 इज इक्वल टू 0.01. ठीक है, ठीक ही कर रहे थे हम. e to the power t by 0.2 is equal to 1 by 0.01. This is 100. दोनों तरफ log to the base e ले लो. ln of e to the power t by 0.2 is equal to ln of 100. So this will be ln of e to the power this. So this is t by 0.2. ln और e दोनों हट जाएंगे, is equal to ln 100. So time t is equal to 0.2 into ln 100. तो log to the base e ln 100. अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री मतलब उस लॉगरिथमिक टेबल से देखना होता तो इसको हम लोग क्या करते, 2.303 into log 100 कर देते. log 100 10 to the power 2 होता है, तो ये 4.606 आ जाता है. ठीक है, चेक करते हैं. ln 100 is equal to 4.606. ठीक है, into 0.2 कर दो तो 0.92 आ गया. तो 0.92 मिलीसेकेंड हो गया. So time elapsed before the current reaches 99% of the maximum value. So कितना टाइम लगेगा, 0.92 मिलीसेकेंड. तो देखो एक टाइम कांस्टेंट है 0.2 मिलीसेकेंड. तो कल हम लोग बात कर रहे थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे वीकडे में, तो हमने में बात किया था कि अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट में ये पूरा चार्ज हो जाता है. तो 0.2 into 5 करोगे 1 मिलीसेकेंड आता है. ये देखो 0.92 मिलीसेकेंड में 99% हो गया, मतलब उसमें जो करंट आना है मैक्सिमम वो आ गया 99% ऑफ दैट करंट.
तो ऑलमोस्ट 5 टाइम पीरियड में 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में ये कंप्लीटली जो है करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो करना शुरू मतलब फ्लो करने लगता है, ग्रोथ ऑफ करंट मैक्सिमम को अचीव कर लेता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। ये क्लियर? ये वाला जो फॉर्मूला है ये ग्रोथ ऑफ करंट वाला फॉर्मूला है। हो गया आप लोग का? हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये डिके ऑफ करंट पे है। जब फुली करंट जब उसमें पूरा ग्रो कर जाता है, जब उसको स्विच ऑफ करेंगे तब डिके ऑफ करंट जो है तो डिके ऑफ करंट में करंट एट एनी इंस्टेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ होता है। ये फॉर्मूला होता है डिके ऑफ करंट। अभी कह रहा है एन इंडक्टर L is equal to 20 millihenry and resistor R is equal to 100 ohm and EMF of battery 10 volt are connected in series. E is equal to 10 volt है, L is equal to 20 millihenry, 20 into 10 to the power minus 3 हेनरी हो गया। R is equal to 100 ohm are connected in series. After a long time the circuit is short circuited and the battery is disconnected. तो बाद में क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब पूरी तरह से चार्ज हो गया है, तो हमारा करंट आई नॉट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू ई बाय आर 10 by 100, so this is equal to 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा करंट हो गया। So after a long time the circuit is short circuited and the battery is disconnected. Find the current in the circuit 1 millisecond after the short circuiting. बाद में क्या है, हम लोग ये बैटरी हटा देते हैं और एक सिंपल LR सर्किट रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक इंडक्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, तो हमने बैटरी हटा दिया और ये सिंपल LR सर्किट में कन्वर्ट। अब करंट इसमें मैक्सिमम 0.1 एम्पियर है। धीरे धीरे ये क्या करंट क्या है, डिके करेगा। उसका जो रिलेशन है जिससे डिके कर रहा है वो इस रिलेशन से डिके कर रहा है। कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम current circuit is short circuited and the battery is disconnected. Find the current in the circuit 1 millisecond. T is equal to 1 millisecond पे। तो पहले तो टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। tau is equal to L upon R है 20 into 10 to the power minus 3 divided by 100. So this is equal to 20 into 10 to the power minus 5, 0.2 मिलीसेकेंड हो गया। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है हमारा।
अब current at any instant I is equal to I naught e to the power minus t by tau. So this is 0.1 into e to the power minus of t is 1 millisecond by 0.2. 0.1 into e to the power minus 5. So I is equal to, अब देखो e to the power minus 5, this is 0.1 by e to the power 5. So 6.7 into 10 to the power minus 4. So this is the amplitude current. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next question simple है. Calculate the energy stored in the inductor of inductance 50 millihenry when a current of 2 ampere is passed through it. So energy stored in an inductor is half Li square. So this is equal to half into इंडक्टेंस कितना है 50 मिली हेनरी मतलब 50 into 10 to the power minus 3 into 2. So energy stored is equal to, sorry 2 स्क्वायर होगा ना, तो ये कटेगा तो एक 2 बचेगा. 50 into 2 100 हो गया, 100 into 10 to the power minus 3 0.1 joules. लिख लिया? Yes, sir. अब इसमें देखो कह रहा है a solenoid S1 is placed inside another solenoid S2. तो एक solenoid ये देखो S1 है अंदर और S2 बाहर है. The radii of the inner and the outer solenoids are R1 and R2. तो इसका रेडियस हो गया R1 और इसका रेडियस हो गया, यहाँ से जो इसका रेडियस है ये हो गया R2. And the number of turns per unit length are N1 and N2. तो यहाँ पे number of turns N1 है, number of turns per unit length N2 है. Consider a length L of each solenoid. मान लो हम L length का each solenoid consider करते हैं. Calculate the mutual inductance between them. ठीक है, हम लोगों को इसके बीच का mutual inductance निकालना है. So अब देखो हमें पता है flux phi is equal to m into I होता है. ठीक है, so where m is the mutual inductance and I is the total current. Right? So इसको हम लोग यूज करेंगे. पहले तो जो सोलेनॉइड अंदर वाला जो सोलेनॉइड है, ठीक है, so let I be the current passing through inner solenoid. Let I be the current passing through inner solenoid S1.
now magnetic field B is equal to magnetic field B produced inside S1 solenoid S1 is equal to mu naught N1 I. म्यू नॉट एन आई होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अंदर वाले सोलोनॉइड का N1 है, तो इसीलिए म्यू नॉट N1 इंटू आई हो गया। ठीक है, ये इनसाइड है, फील्ड आउटसाइड दिस सोलोनॉइड विल बी 0। फील्ड आउटसाइड S1 इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ flux through each turn of S2 is equal to जो भी हमारा ये B है इंटू एरिया, जो इसका फ्लक्स इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका एरिया है वो फ्लक्स दे देगा। सो दिस इज बी है हमारा म्यू नॉट N1 I इंटू पाई R1 स्क्वायर। अब जब फ्लक्स थ्रू ईच टर्न हमने निकाल लिया, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल टर्न्स इन लेंथ L। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है। ठीक है, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N मतलब जो L लेंथ में N2 इंटू L हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I पाई R1 स्क्वायर इंटू N2L। इन सब को ज्वाइन कर लिया, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर L इंटू I। अब दो M इज इक्वल टू I इज इक्वल टू MI होता है, तो ये जो पूरी चीज है ये M हो जाएगी। तो M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ठीक है, सेम चीज हम लोग उस दिन भी डिराइव किए थे। हो गया बेटा? कर लिया बच्चों?
सर अब देखो पहला क्वेश्चन, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 1 millimeter per second. Find the induced EMF in the loop at an instant when the radius is 2 centimeter. So देखो EMF induced E is equal to minus of d phi by dt, ठीक है ना, जो हमारा induced EMF होता है that is equal to minus d phi by dt. अब phi is equal to b into a है, तो minus of d of dt b into a minus of d of dt b into pi r square. अब जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर कर लो, तो b और पाई कांस्टेंट है, माइनस ऑफ b पाई d r square upon dt. So this will be minus of 2b by dr upon dt. अब ये क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब श्रिंक कर रहा है, मतलब dr by dt माइनस ऑफ 1 into 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकंड. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, -2 इंटू 0.02 बी का वैल्यू हो गया 3.14 इंटू डी आर बाई डी टी, यहाँ पे सॉरी 2 पाई आर होगा ना, यहाँ पे एक आर भी होगा, आर इंटू डी आर बाई डी टी -1 इंटू 10 to the power -3. अब ये r का वैल्यू कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो ये -2 इंटू 0.02 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 0.02 3.14 इंटू रेडियस 2 सेंटीमीटर 0.02 इंटू 1 इंटू 10 to the power -3. अब सारे कैलकुलेशंस करोगे तो 3.14 इंटू 8 इंटू 10 to the power -7. So 2.512 into 10 to the power -6 होगा. So this is 2.5. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना सबने?
तो सेकेंड वाला है uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square frame made of copper wire. The wire has a diameter of 2 mm and a total length of 40 centimeter. तो हमारा जो ये so we have this uniform wire. So uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square frame made of copper wire. The wire has a diameter of 2 mm. Okay. So D is equal to 2 mm. Radius is 1 mm, which is 1 into 10 to the power minus 3 meter. And a total length of 40 centimeter. Total length 40 centimeter, matlab 4A is equal to 0.4. So length of a side is equal to 0.1 meter. The magnetic field changes with the time at a steady rate. dB upon dt दे रखा है 0.02. Find the current induced in the frame. Resistivity of copper wire is this much. So rho is equal to 1.7 into 10 to the power minus 8. So resistance R is equal to rho L by A. 1.7 into 10 to the power minus 8. Length जो है total wire का length that is 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर का वायर है और टोटल एरिया मतलब लेंथ मतलब इस पूरे का पेरीमीटर और टोटल जो एरिया है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. So which is 1.7 into 0.4 0.68 into 10 to the power minus 8 3.14 into 1 into 10 to the power minus 3 का whole square. 2.68 by 3.14 0.21 so 0.216 into 10 to the power minus 2 ohm. अब इसके बाद आपको कह रहा है जो करंट इंड्यूस्ड होगा so EMF induced E is equal to minus of d phi by dt. ठीक है. अब हमें बेसिकली बस ये मैग्नीट्यूड निकालना है. डी फाई बाई डी टी कर लो. फाई क्या है बी इंटू ए अपॉन डी टी. यहाँ एरिया कांस्टेंट है डी तो इसको हम लोग लिखेंगे ए टाइम्स डी बी अपॉन डी टी. एरिया लूप चेंज नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो ए को बाहर ले लेंगे ए अपॉन ए इंटू डी बी बाई डी टी. सो दिस इज एरिया इसका निकालेंगे. ये लेंथ ऑफ द साइड 0.1 है तो 0.1 का होल स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी इज 0.02. सो 2 इंटू 10 to the power minus 4 वोल्ट और R तो दे ही रखा है तो करंट इंड्यूस I इज इक्वल टू E अपॉन R 2 इंटू 10 to the power minus 4 0.216 into 10 to the power minus t. 2 divided by 0.216
9.25, so 9.26 into 10 to the power minus 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा देखो क्वेश्चन है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ फेस एरिया 2.5 into 10 to the power minus 3 meter square is placed perpendicular to a magnetic field. तो ये एरिया हो गया, placed perpendicular to a magnetic field B is equal to this. अब ये देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, राइट? तो find the charge flowing through any cross section during time t is equal to 0 to 40 seconds. If the resistance of the loop is 10 ohm, find the thermal energy developed in the loop in this period. तो हमें पता है कि flux phi is equal to flux phi is equal to B into A. तो पहले तो हम लोग ये इसको B is equal to क्या है हमारा 0.2 टेस्ला साइन ऑफ 50 पाई पर सेकेंड इंटू टी. तो बेसिकली ये इसको कंपेयर करोगे इससे बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है. तो बेसिकली इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो 50 पाई के बराबर है. हमें पता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है. सो 2 पाई बाय 50 पाई इज इक्वल टू 1 बाय 25 0.04 seconds. So this is 40 millisecond. अब हम लोग को चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 0 to 40 सेकेंड. तो इसमें नॉर्मल बस इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 40 तक, तो उससे हमारा निकल के आ जाएगा. तो पहले तो EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू d5 by dt minus d5 by dt. So this is minus of, ये देखो B is equal to B naught sin omega t है, तो minus of A into B naught omega
cos ओमेगा टी। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ये तो एरिया के लिए है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जो करंट है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, माइनस बी नॉट ए ओमेगा आर बाय आर कॉस ओमेगा टी। अब इसको अगर हम लोग चार्ज फ्लोइंग निकालना है तो चार्ज फ्लोइंग क्या निकलेगा, चार्ज Q इज इक्वल टू आई डी टी। इंटीग्रेट कर दो, और टाइम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 1 टाइम पीरियड तक, क्योंकि टाइम पीरियड 40 मिली सेकेंड है, टी इज इक्वल टू 0 टू 40 मिली सेकेंड ही करना है। तो दिस इज इक्वल टू बी नॉट ए ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन, और 0 से टाइम जो है 2 पाई बाय ओमेगा है। ठीक है, so this is minus b naught a omega by r cos omega t dt हो गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे cos थीटा को, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाता है। माइनस बी नॉट ए ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, और 0 से लेके कैपिटल टी इसमें डाल देंगे। अब देखो ये क्या है, माइनस बी नॉट ए ओमेगा आर। एक पूरे टाइम पीरियड में ऐसे भी आप देखो, ये हमारा पूरा एक टाइम पीरियड, जितना पॉजिटिव करंट उतना ही नेगेटिव करंट, पूरे को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या 0 ही आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी तुम देख सकते हो, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 0, so b naught a omega upon r, t is what, time 2 pi by omega, तो ये हो गया साइन 2 पाई माइनस साइन 0, तो ये 0 ही हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? Now if the resistance of the loop is 10 ohm, find the thermal energy developed. तो energy is equal to H, thermal energy is equal to I square R into dt, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कैपिटल टी तक। तो हम लोगों का जो ये करंट है वो हम लोगों ने निकाल रखा, माइनस बी नॉट ए ओमेगा आर का स्क्वायर करेंगे, तो बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके, ठीक है, आई स्क्वायर ये हो गया, और आई स्क्वायर इंटू आर, सो इसको रेजिस्टेंस आर से भी मल्टीप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके एक टाइम पीरियड कैपिटल टी तक करना है, तो 2 पाई बाय ओमेगा तक करना है। तो ये आर, इसको और इसको कैंसिल करोगे, एक आर होगा, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2, सॉरी, cos square omega t is 1 plus cos 2 omega 2,
So this is b naught square a square omega square by r और 1 plus cos 2 omega t by 2. अब इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी अभी तो इंटीग्रेट किया नहीं है, 0 से 2 pi by omega. So this is equal to b naught square a square omega square by r. 1 by 2 को इंटीग्रेट कर दोगे तो बेसिकली t by 2. cos का साइन हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और 2 ऑलरेडी है तो 4 ओमेगा हो जाएगा. इसको लिमिट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक करता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे इस पे, तो ये 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कट गया, साइन 4 पाई हो गया, तो ये तो 0 हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला क्वांटिटी. ये जो 2 पाई बाय ओमेगा है, ये पाई बाय ओमेगा बचेगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r इंटू पाई बाय ओमेगा. तो ये एक ओमेगा कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा पाई बाय r. इसका वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, सारे वैल्यूज. सारे वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.25 b नॉट स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा पाई बाय r. इसका वैल्यू आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5. क्लियर है बच्चों? तो ये उस चीज को भी क्लैरिफाई कर रहा है कि इनफैक्ट देखो, कोई साइनसॉइडल करंट है तो एक साइनसॉइडल करंट में पूरा जो एवरेज निकालेंगे एक टाइम पीरियड का, वो 0 आ जाता है, और उसका जो हीट एनर्जी है वो I स्क्वायर R dt करके निकलेगा. ठीक है, तो वहां पे फिर बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव I स्क्वायर करोगे तो जो नेगेटिव वाला है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. आ रहा है ना समझ में? तो नेगेटिव वाला फिर वो कैंसिल आउट नहीं होता, तब वो 0 नहीं होता है जब हम लोग हीट एनर्जी निकालते हैं. क्लियर है? तो उधर पाई क्यों लिया था कहाँ पे? सर? रेंज में, जब टी की जगह पर साइन टी माइनस साइन 0. बहुत जगह इंटीग्रेट किया, कहाँ पे तुम बोल रहे हो? सर एक राइट में एकदम ये यहाँ पर सर. यस ये 0 से लेके कैपिटल T जो लिया है, सर. फिर बाद में पाई लिया है ना नीचे. पाई इसलिए लिया है कि T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना टाइम पीरियड. तो इसको यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा कर दोगे, पाई नहीं है 2 पाई है, तो ओमेगा इंटू बेसिकली ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा. तो क्या बचा, 2 पाई बचा, तो साइन 2 पाई हमारा 0 होता है, तो 0 माइनस. उसी ठीक तरह है सर. ये चीज इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको लिख लेना तुम लोग, एक बार एनालाइज भी कर लेना, खुद से भी करके देख लेना. ठीक है, यस सर. इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, लिख लिया सबने? हटाओ इसे. सर लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, एक सेकंड. हो गया सर.